आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। आज 29 मई 2024 है और इस बुलेटिन में हम आपको आज दुनिया भर में कहां कहां क्या कुछ खास और बड़ा हुआ इसकी पूरी इंफॉर्मेशन ईमानदारी से और फैक्ट के साथ देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर, जिसमें आज आप देखेंगे हूथीज ने फिर अमेरिका का सबसे खतरनाक ड्रोन गिराने का किया दावा। 6 जहाज ठोकने की याहिया सारी ने खुद आकर दी जानकारी। अल-कस्साम ब्रिगेड के जाल में फंसे इजरायली फौजी, कई की मौत कई घायल, जो बचाने आए उन्हें भी निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब की इजराइल को खरी खरी कहा, फलस्तीन के वजूद के बिना इजराइल का भी वजूद नहीं रह सकता। इस बयान को माना जा रहा बहुत अहम। उधर तुर्की के सदर एर्दोगान हुए यूएन और इस्लामिक कंट्रीज पर लाल, बोले इजराइल को सबक सिखाओ, किस बात का है इंतजार, अल्लाह हम सब से लेगा हिसाब। और सऊदी अरब ने 6 ईरानी जर्नलिस्ट को क्यों लिया हिरासत में, देखिए ये स्टोरी आज की खास खबर के बतौर। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, यमन के हूथी लड़ाकों ने अमेरिकी आर्मी के एक और MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ड्रोन को आसमान में ही मिसाइल से मार गिराने और फिर उसके मलबे पर खड़े होकर फोटो खिंचवाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वही तस्वीरें बताई जा रही हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी इरना ने भी इस वीडियो को शेयर किया, लिहाजा आप तस्दीक के तौर पर इसे मान सकते हैं कि हां ये तस्वीरें असली हैं, क्योंकि इरना इस तरीके से तस्वीरें शेयर नहीं कर सकता बिना सर पैर की। अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी कि हूथीज ने यह दावा किया है कि उसने ड्रोन पर हमले के लिए जमीन से हवा तक मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया। हूथीज के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन उनके खिलाफ एक मिशन पर था, इसीलिए उसे निशाना बनाना उनके लिए हलाल था। यह दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन है जिसकी कीमत 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह पहली मर्तबा नहीं है जब MQ-9 को हूथीज ने जमीन पर गिराया हो, इससे पहले भी कई मर्तबा वो ऐसा कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन हवा से जमीन पर मार करने वाले बहुत खतरनाक हथियार लेकर जा रहा था। अब जिक्र दूसरी बड़ी खबर का, यह भी यमन से ही जुड़ी हुई है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने हमलों के अपने हलफ के 4th फेज के तहत 6 मिलिट्री ऑपरेशंस अंजाम देने का ऐलान या दावा किया है। हम दावा इसलिए कहते हैं क्योंकि खबर जरा छप जाए। अंसरुल्लाह मूवमेंट या हूथीज के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन याहिया सारी ने इसकी इंफॉर्मेशन देते हुए आज बताया कि इन 6 मिलिट्री ऑपरेशंस के तहत 6 जहाजों को टारगेट किया गया था, जिन्होंने हमारे बैन के बावजूद कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाहों तक जाने की कोशिश की थी। इन मिशंस के तहत रेड सी में 3 जहाजों को, अरेबियन सी में 2 जहाजों को और मेडिटेरेनियन सी में 1 जहाज को निशाना बनाया गया। यानी कि कुल 6 ऑपरेशंस में 6 जहाज हूथीज ने निशाने पर लेने का दावा किया। यह वीडियो याहिया सारी की तरफ से 29 मई की शाम को ही जारी किया गया है। अब बात करते हैं गजा में चल रहे हमास और इजराइल के बीच जंग में क्या कुछ हो रहा है। हमास के एक्शंस पर नजर रखने वाले आर्या नाम के एक्स यूजर ने लिखा कि अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। इस खबर के मुताबिक अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि कल उसने राफा शहर के मशरकी हिस्से में, ईस्टर्न हिस्से में अल शौका स्कूल के पास एक इजरायली फौजियों के ग्रुप को फुसलाकर, बहलाकर यानी अपने जाल में फंसाकर बुलाया और एक ब्लास्ट करके 4 इजरायली फौजियों को मार डाला। इस ब्लास्ट में कई फौजियों के जख्मी होने का भी दावा किया गया है। हां, यह खबर इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल में भी मिलती है, जहां 3 फौजियों के मारे जाने की खबर की यकीन दहानी कराई गई है। यह तस्वीरें उन मारे गए फौजियों की बताई जा रही हैं जो आप देख रहे हैं। हमास की मिलिट्री विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक जैसे ही इजराइल की रेस्क्यू टीम वहां पर बाकियों को बचाने पहुंची तो उसके लड़ाके फिर 2 फौजियों को मारने में कामयाब रहे। अल-कस्साम के लड़ाकों की तरफ से एक फौजी को पकड़ने की कोशिश के दौरान दुश्मन ने यानी इजरायली फौजी ने कस्साम के लड़ाके को मार डाला। बताया जा रहा है कि इन तमाम घायलों को लेने के लिए, जो मरने के अलावा या डेड बॉडीज या घायल जो फौजी थे इजराइल के, उन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर्स जमीन पर उतरे और बड़ी टीम आई, उन्हें लेकर गई। अब बात गजा में जो तबाही है, जो लोग मारे जा रहे हैं, उनकी तादाद क्या है, आज क्या दिन है। टाइम्स ऑफ गजा के मुताबिक गजा में जंग के 235वें दिन पिछले 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में 6 नरसंहार, 6 जेनोसाइड हुए, 75 लोग मारे गए, 284 जख्मी हुए।
24 घंटे की बात है। राफा में शहर से लेकर अब तक इजरायली हमलों में, हवाई हमलों में, तोपखाने के जो बमबारी है उसमें 15 लोग मारे गए। अक्टूबर से जारी इजरायली हमलों में मारे गए फिलिस्तीनियों की कुल तादाद बढ़कर 36,171 हो चुकी है और घायल होने वाले लोगों की तादाद 81,420 को पार कर गई है। ये एक बड़ी फिगर है। दुनिया के पता नहीं जो कथित सुपर पावर्स हैं या खुददार लोग हैं वो कब जागेंगे और इजराइल को हमले रोकने को कहेंगे। खैर, गजा हुकूमत के मीडिया डिपार्टमेंट के मुताबिक गजा में हालात बेहद खराब हैं। ये दूसरी खबर है। इजराइल की तरफ से नॉर्थ गजा में एनक्लेव के साथ लगती हुई सरहद को बंद कर देने से एक बार फिर से भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नॉर्थ गजा में पहले भी कई लोग, खासकर छोटे बच्चों की मौत भूख से हुई थी। इसकी खबरें मंजरेआम पर आई थी। इजरायली हुकूमत पर इल्जाम है कि वो भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर गजा की आबादी का सफाया करना चाहती है। इसी वजह से राशन जो क्रॉसिंग से आता है वो क्रॉसिंग्स बंद कर दी गई हैं। लोगों तक खाने पीने के सामान अब दोबारा पहुंचने मुश्किल हो गए हैं। इसी वजह से हमने पैराशूट से मदद आदि देखी थी। उधर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान तमतमा गए। आज उन्होंने यूएन पर तंज किए और इस्लामिक दुनिया से राफा में इजराइल के ताजा जेनोसाइड के बाद जवाब देने की अपील की। अपनी एकेपी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करते हुए एर्दोगान ने कहा कि यूएन अपने ही लोगों की हिफाजत नहीं कर सकता। आप एक्शन के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? यूएन की क्या भावना गजा में मर चुकी है? गजा के लोगों के लिए उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई दर्द नहीं है? पार्लिमानों से खिताब करते हुए एर्दोगान ने इजरायली जेनोसाइड पर आम कार्रवाई करने में नाकाम रहने के लिए इस्लामी दुनिया की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मेरे पास इस्लामिक दुनिया से कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत से लफ्ज हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक आम फैसले के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? फैसला इजराइल के खिलाफ। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल सिर्फ गजा के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि यकीनन अल्लाह हम सबको इसकी सजा देगा। इससे कुछ घंटे पहले दोस्तों एक प्रोग्राम में एर्दोगान ने इजराइल पर भड़कते हुए बहुत कुछ कहा था जो वो पहले भी कह चुके हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने राफा में इजराइल के जो जारी हमले हैं और जो उसमें ताजा जेनोसाइड हुआ है जिसकी दुनिया मजम्मत कर रही है, उसके खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू को खुलेआम धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि इस हमले से एक आतंकवादी स्टेट के बदसूरत चेहरे से पर्दा हट गया। इजराइल को कहा। एर्दोगान ने जोर देकर कहा कि इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और उनके दोस्त सजा से बच नहीं पाएंगे और उनका हश्र भी एडोल्फ हिटलर और दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाकी क्रिमिनल्स के जैसा होगा। एर्दोगान इससे पहले भी नेतन्याहू को कसाई और हिटलर बताते रहे हैं। अब खबर कुछ और। रफा के जो रिफ्यूजी कैंप हैं उस पर जो इजराइल के जानलेवा हमले हुए उसके बाद दुनिया के कई मुल्क रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। सऊदी अरब भी इसमें से एक है। सऊदी अरब ने कहा है कि इजराइल को फलस्तीन का वजूद कबूल भी करना होगा, मंजूर भी करना होगा। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने कहा है कि एक मुल्क के तौर पर फलस्तीन के वजूद के बिना इजराइल नहीं रह सकता है। सऊदी अरब के इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें सीधी सी बात है कि फलस्तीन के वजूद के बिना इजराइल का भी कोई वजूद नहीं होगा। उधर ओआईसी ने भी इजरायली हमले को फलस्तीनी आवाम के खिलाफ हीनियस जेनोसाइड वाली एक कार्रवाई बताया है। ओआईसी ने अपने बयान में इस हमले को वॉर क्राइम और इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म बताया है और इसे टेररिज्म कहा है। हालांकि ओआईसी बयान देने और निंदा करने के लिए फेमस है। हमारे यहां भी एक साहब निंदा करते हैं, ओआईसी भी निंदा करती है। लोग उनसे एक्शन की तवक्को रखते हैं। अब एक खबर जो चर्चा जिस पर होनी चाहिए थी नहीं हुई। सऊदी अरब ने 6 ईरानी जर्नलिस्ट को आखिरकार कैद क्यों किया था और अब उन्हें आजाद क्यों किया? सऊदी अरब ने ईरान के 6 सरकारी टीवी के जो ड्राइवर होते हैं और बाकी जर्नलिस्ट हैं उनको रिहा कर दिया है। ईरान ने आज यानी 29 मई को इस बारे में इत्तला दी। इन सभी जर्नलिस्ट को हज से पहले करीब 1 हफ्ते तक हिरासत में रखा गया
जर्नलिस्ट की रिहाई रियाद और तेहरान के बीच जो चीन ने समझौता कराया था उसके 1 साल बाद हुई है। मतलब पकड़े हफ्ते भर पहले गए थे, लेकिन समझौता 1 साल बाद हुआ था। वो समझौता ना होता तो इन सब का रिहा होना थोड़ा मुश्किल होता। ये सब हज के दौरान कुछ वहां पर कवरेज करने गए थे, लेकिन ये पकड़े गए। क्यों, वो जरा बता रहा हूं, सुनिएगा। सऊदी अरब ने इन सबको हिरासत में लेने की बात फौरन कबूल नहीं की थी, यानी वो इनकी गिरफ्तारी को छुपाना चाह रहा था। जो खबरें हैं टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरों के हवाले से पता चला कि ईरान की सरकारी टीवी ने यह दावा किया है कि जब मदीना शरीफ में कुरान की तिलावत के वक्त ये लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उसी वक्त जो ड्राइवर्स थे इनके जर्नलिस्ट के, उनमें से 3 को हिरासत में ले लिया गया। इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कई घंटों पूछताछ की गई उनसे। हो सकता है सख्ती भी की गई हो। इन सभी को पुलिस ने हिरासत में रखा। फिर इसके 2 दिन बाद सऊदी अरब की पुलिस ने ईरान के अरबी लैंग्वेज के अल आलम चैनल के एक जर्नलिस्ट और एक दूसरे सरकारी चैनल के एक जर्नलिस्ट को हिरासत में लिया। एक और जर्नलिस्ट को भी हिरासत में लिया गया और इसकी बात को कबूल किया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि जब ये जर्नलिस्ट हज पर गए लोगों के साथ मदीना में दाखिल होने के लिए कार से उतरे, उसी वक्त उन्हें हिरासत में ले लिया गया। एक दूसरे रेडियो जर्नलिस्ट को मदीना के एक होटल से हिरासत में लिया गया। अब सभी 6 लोगों को रिहा कर दिया गया है। अब इन लोगों को ईरान भेज दिया गया है, ये बताया गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री और स्टेट टीवी के जरिए कोशिशों के बाद इन सब की रिहाई हुई है। ईरान की सरकारी टीवी का कहना है कि इन सभी जर्नलिस्ट का कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ है। उन्हें क्यों हिरासत में लिया गया था, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। बस इतनी ही बात सामने आई है कि जब लोग और खास तौर से हुज्जाज वहां पर तिलावत कुरान कर रहे थे, तब इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया। अब ये तो सऊदी अरब की पुलिस को ही पता होगा कि उन्होंने इन सबको हिरासत में क्यों लिया। दुनिया भर की खबरें में आज इस शो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कई फरीक से आपको खबरें दी होंगी। चीन और रूस की खबर आज शामिल नहीं हो पाई। कभी कभी कुछ वक्त की भी तंगी होती है, कभी कभी कुछ और मसाइल होते हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको, हिंदी में कहते हैं निराश ना करना, वो निराश तो नहीं करता हूँगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आता होगा। हिंदी के लिए मैं ये सोच रहा हूं कि हिंदी में इंडियन खबरों के लिए अपना दूसरा चैनल दुनिया टुडे है, उस पर खबरें शुरू करूं। यहां इसे इंटरनेशनल न्यूज का ही चैनल रहने दूं या फिर यहां पर भी करूं, या आप बताइएगा। और अगर उस चैनल पर करूं तो क्या आप वहां पर देखते आएंगे, ये बताइएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए। ये जो QR कोड चल रहा था, यहां आप आकर सपोर्ट कर सकते हैं। छोड़िए, आगे की बात नहीं कहते। सलामत रहिए।